नाज़रीन, रवां हफ्ते के पहले हस्बे-हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और अब तो ही उन्होंने खड़ाक करने शुरू कर दिए हैं, जिसके मुतल्लक शायर ने बहुत पहले कह दिया था, तेरे आंदे खड़ाक बड़े होंगे मजे ते माया हुन आनगे। मगर चूंकि शायर ने अपनी इस पोएट्री में वाजे नहीं किया था कि मजे किसे आएंगे, इस चीज की वजाहत के लिए हम अपने दानिश्वर से रुजू करते हैं। जी क्यों किन्नू मजे आनगे? अवाम तो बेचारी पहले ही मजे में है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब का ये धमाका खेज दौरा होगा लाहौर का और कई लोगों के मजे किरकिरे हो जाएंगे इससे। अच्छा जी, तो इस किस्म की प्लानिंग करके आए हैं? मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को ये दौरा बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब कदरे ताखीर से ये दौरा हो रहा है और पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। ओ, मैं भी कहूं ये शबाज शरीफ धड़ाधड़ पुल क्यों बना रहा है? ये पुलों के नीचे से पानी गुजारने के लिए। देखा नहीं उन्होंने किस कदर आड़े हाथों लिया शरीफ बरादरान को। अच्छा जी। जी, उन्होंने कहा है कि लाहौर पीपल्स पार्टी का शहर है, शरीफ बरादरान तो खुद महाजर है। यानी जरदारी साहब ने लाहौर पहुंचते ही शरीफ बरादरान को एम का बंदा बना दिया। अच्छा, जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि जनाब ये जो शरीफ बरादरान की चमक है मेरी दी हुई है, जब चाहेंगे छीन लेंगे। हो सकता है इन्होंने उनको यूपीएस किराए पे दिया हो। हाँ, किराए की चीज तो बंदा जब मर्जी वापस ले सकता है। यूपीएस की चमक नहीं, वो शरीफ बरादरान की अपनी चमक की बात कर रहे हैं। लो, शरीफ बरादरान की अपनी चमक तो उन्होंने खुद खत्म कर ली हुई है, अब बाल लगवा लिए हुए। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जरदारी साहब ने ये फरमाई है, उनका कहना है कि हमारे पास वोट है और दूसरी जमातों के पास उम्मीदवार है। शाबाश। तो अगर उम्मीदवार ही नहीं है तो निरे वोटों का दही खरीदना है? अब भाई जी 20 वोटों का दही देना जी, या वोट बैंक में रख देंगे, अगले साल जाके डबल हो जाए। अच्छा यार, एक उन्होंने और धमाका खेज ऐलान किया बयान के अलावा। उन्होंने पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए 1000 रिक्शाज का ऐलान किया है। अच्छा, 1000 कारकुन है पीपल्स पार्टी? यार ऐसी तंज ना करो, 1000 खानदानों को रोजगार मिलेगा इससे। हाँ, 1000 रक्षा। वो क्या कहते हैं कि वो एक रक्षा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 रक्षों से देता है आदमी को निजात। फिर ये सादा रक्षा नहीं है पाई जी, फिर तो ये रक्षा बंधन है। कोई और धमाका सुनाओ। धमाका नहीं है, खुशखबरी उन्होंने सुनाई है। जरदारी साहब ने फरमाया है कि आने वाले बजट में अवाम को इस कदर रिलीफ देंगे कि अवाम सारे पिछले दुख दर्द भूल जाएगी। खुदा का वास्ता है जरदारी साहब, इस कदर रिलीफ ना दें। अभी तो ये पिछले हफ्ते वो पेट्रोल वाला रिलीफ अवाम के पास बड़ा पड़ा हुआ है। मैंने खुद देखा कि इतना रिलीफ लोग अपने मोटरसाइकिल उल्टा के उनको रिलीफ दे रहे हैं। कारोबार फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी हुई हैं, लोग तो पहले ही अपने घर चार पहियों पे लेटे हुए रिलीफ ले रहे हैं। यार बहुत रिलीफ हो गई है आवाम के पास, इतने चौड़ ना हो जाएंगे आवाम जो है। आज गवर्नर हाउस में उन्होंने अपने सियासी लाए अमल का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगली हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी की होगी और अगला इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों से मिलकर लड़ेगी। अच्छा, तो ये बात उन्होंने इत्तेहादियों से पूछ के की है? मेरा मतलब होता है ना कि बंदा कह देता कि यार मैं, तुम फिक्र ना करो, फलां बंदे से लेके पैसे तुम्हें दे दूंगा। जब टाइम आए तो बंदा फलां बंदे को फोन करे तो वो कहो हो मैं तो दुबई बैठा हूँ यार, सॉरी। ये भी होता है ना। लेकिन जरदारी साहब ने यार आज एक बात बड़ी अजीब सी कही है। वो क्या? उन्होंने कहा है कि शरीफ बरादरान के पास तो इतने लोग भी नहीं थे कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा लेते। नहीं, ये बात वाकई उन्होंने अजीब की है, क्योंकि मुझे एक दोस्त बता रहा था कि मियाँ शरीफ मरहूम का जब जनाजा हो रहा था तो उधर एक बंदा खड़ा बात कर रहा था कि देखो यार, ये आमरीत के डंगे हुए लोगों के साथ भी क्या होता है। जुल्फकार अली भुट्टो कितना बड़ा लीडर था, पूरी दुनिया में उसका नाम था, मगर उसके जनाजे में भी हमें 8-10 बंदे ही थे। अच्छा चलें अजीज साहब, अब मेरी खबरों की तरफ भी आ जाएं। जी, क्या खबरें हैं जी, बताएं। जी, बरतानवी तहकीक के मुताबिक आलू पकाने के दौरान पैदा होने वाली खुशबू मिजाज पर अच्छा असर डालती है और मूड को खुशगवार बना देती है। मेरा ख्याल है यहाँ पर भी आलू पकाने का कोई एहतमाम करो ताकि इसका मूड खुशगवार रहे। क्यों जी, मेरे मूड में क्या, मैं तुम्हें दलतियां मारता हूँ? जरा अपना चेहरा देखो, खुशगवार चेहरा देखो। खुशगवार आईने में क्या? चेहरा देखा तुमने अपना इस तरह? देखा बड़ी दफा मैंने आईने में, किस्तों में देख लेता हूँ मैं भी। मेरा चेहरा दिखाने के लिए आईना फिर ओवर टाइम मांगता है, वो आगे से कह देता है कि भाई जी ये कल्ले शीशे का काम नहीं।
यार टेक इट सीरियस। देखो कितनी अच्छी खबर आई है। बर्तानिया ने ये रिसर्च की है कि आलू की हांडी पक रही हो तो उसकी खुशबू से मिजाज खुशगवार हो जाता है। ये रिसर्च उन्होंने हमारे लिए की है ताकि हम अपने सारे पाकिस्तान के थानियों में और सरकारी दफ्तरों में सवेरे सवेरे आलू की हांडी चाड़ा करें। जब थानियों में अल्लाह देता छितर उतारने लगे तो फटाफट हांडी का ढक्कन उठा दे, रख दो वापस। गुड। क्लर्क बादशाह जब सवेरे सवेरे अपनी दुकान खोले तो खब्बे हाथ चूल्हे पे हांडी चढ़ी हो, क्योंकि क्लर्क बादशाह को सिर्फ या इसकी खुशबू ठीक कर सकती है या आलू की खुशबू ठीक कर सकती है। ये भी बादशाह होता है और आलू भी सब्जियों का बादशाह होता है। अच्छा। हाँ, ये आलू ने शुरू में एक दफा भिंडी को लव लेटर लिखा। भिंडी ने आगे से यार औरत याद है, उसने आगे से गालियां गुड़ियां निकाल दी। आलू को चढ़ गया गुस्सा। उसके बाद उसने ऐसी बददुआ दी भिंडी तोरी को। देख लो भिंडी तोरी बेचारी या कल्ली होती है या सिर्फ गोश्त के साथ पकती है। आलू उसके बाद बादशाह हो गया। अच्छा। देखो ना यार, आलू कीमा, आलू गोश्त, आलू मटर, आलू गाजरें, आलू गोभी, आलू भी पक जाता है। आलू जो है ये सब्जियों की काफ लीग या MQM है। ये हर हुकूमत में मिक्स हो जाती है। ये जो छोटे आलू होते हैं ना वो काफ लीग, और बड़े आलू जो हैं ये MQM होती है। हंसा ना करो। इन खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हुकूमत पंजाब ब्यूरोक्रेसी के गैस बिजली के बिल्स कंट्रोल करने में नाकाम। इस साल 35 करोड़ रुपए अदा किए गए। 35 करोड़ रुपए के बिल जी। ये अफसरों ने अपने दफ्तर गैस पे करा लिए जी, या उधर फाइलें तल के साइल को वापस करते। देखो तो सही यार कितना बिल है। अभी तो आगे गर्मियां शुरू होने वाली हैं और गर्मियों में तो पता है अफसर क्या करते हैं, पीएन को फोन कर देते हैं, हेलो मैं जरा इस्लामाबाद से होके आ रहा हूं तो एसी ना बंद करना दफ्तर का। पीएन बेचारा एसी फुल पे करके अंदर ही बैठ जाता कि साहब तो इस्लामाबाद गया हुआ है, इंजॉय करूं। अगले दिन फिर वो एप्लीकेशन भेज देता कि सर नमूनिया हो गया, हफ्ते की छुट्टियां चाहिए। वैसे इस ज़मन में हुकूमत को एक तजर्बा करके देखना चाहिए कि अफसरान को इस बात का पाबंद कर दिया जाए कि आपके दफ्तर का जितना भी बिल आएगा उसकी एक छोटी सी परसेंटेज, बिल्कुल मामूली सी 5%, 10% आप अपनी जेब से अदा करेंगे। एक साल के अंदर ही तुम यूटिलिटी बिल्स की मद में नुमाया फर्क देख लोगे। लो जी, तुम ये भी करके देख लो। इन्होंने बहाने ही ऐसे आला लगाने हैं। भाई जी मेरी तो पोस्टिंग 22 तारीख को ही है। ये पिछला अफसर जो है वो बरत गया इतनी बिजली, मैं नहीं बरता जनाब। हालांकि हर अफसर इस कदर तेज एसी चलाता है कि तुम इनके ऑफिस का अगर बाथरूम का लोटा चेक करो ना तो मरी का लोटा इतना ठंडा नहीं होता जितना इनके ऑफिस का लोटा ठंडा होता है। इसलिए तो ब्यूरोक्रेट भी जो ही गवर्नमेंट बदलती है फौरन लोटा बन जाता है। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि मौजूदा करप्ट हुक्मरानों से निजात और मुल्क की सलामती के लिए अवाम हमारा साथ दें। एक मिनट मुशर्रफ साहब, आपको अपनी पड़ी हुई है, हमें अपनी पड़ी हुई है। खबर क्या? सॉरी, ये भी खबर ही थी जी। जी क्या कह रहे हैं मुशर्रफ साहब? कह रहे हैं कि जी ये मौजूदा जो करप्ट हुक्मरान है उनसे निजात के लिए अवाम हमारा साथ दें। तो किस तरह साथ दें जनाब? आप इधर तशरीफ लाएंगे तो साथ देंगे ना आपका, उधर कैसे आपका साथ दे दें? इधर से को 2 किलो मूंगफली भेज दें आपको। हंसा ना करो, इंग्लैंड में मूंगफली नहीं मिलती। अच्छा। आप जनाब इधर तशरीफ लाए तो यहाँ तो करोड़ों लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। अभी सुबह मुझे एक बंदा मिला है, वो कहता है यार एक बार मुशर्रफ साहब आ जाने सही, मैं छड़ना तो नहीं। वो कह रहा था कि मैं साथ दूंगा उनका, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, साथ देना छोड़ना नहीं है। हाँ, एक बंदा कह रहे थे, एक बंदा कह रहे थे यार हमें गलती ना पकड़ लिया करो, मुंह स्लिप कर जाता है किसी वक्त। चले व्यूअर्स की भेजी हुई जो तस्वीरें उन पे तबसरा शुरू कर देते हैं। हाँ दिखाएं ये दिलचस्प तस्वीरें। ये देखें पहली। आहा, ये तो देखो यार, जिराफा दरख्त पे चढ़ा हुआ है। ये भी परवेज मुशर्रफ साहब से मुंसलिक है तस्वीर। अच्छा। हाँ जी, ये जिराफा गया था मुशर्रफ साहब के जलसे में तकरीर सुनने। उसको को बंदा नजर नहीं आया। उसने सोचा यार शायद मेरा कद छोटा है इसलिए को बंदा नजर नहीं आ रहा। अब वो दरख्त पे चढ़ के देख रहा है कि कोई दूर बंदा है या मैं कल ही आया हूँ। फिर वो उधर वो बंदा आ गया मुशर्रफ साहब का। वो कौन है आजकल उनका यार, वो
मुझे एक आध बंदे का नाम आता था, वो भी पता नहीं अब उनके साथ है या नहीं है। अच्छा जी, अब दिखाना ये रहा वो तस्वीर दोबारा। ये देखें। अब भाई जी उतर जाओ थल्ले, कोई नहीं रहा बंदा। अरे वो बेचारा ऊपर ही ना टंगा रहा है। चलें ये अगली वीडियो देखें अजीज साहब। वाह जी वाह, बावरी घर आए हैं। और देखो बतख उसके पीछे पड़ गई है। जी जी। हाय हाय हाय, ये मेरा ख्याल है जब घर से निकला ना इसकी बीवी ने कहा उतरिया चले जाना जा तेनू बतखा वड्डण। अजीज साहब वो बाकी इसके पीछे पड़ गई है। पीछे क्यों ना पड़े, उस बंदे की शक्ल तो देखो, अंडे पीने वाले परिंदे जैसी है। वो जा ही नहीं रही, बड़ी दलेरी के साथ खड़ी है। बिल्कुल जी। हाय 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 ला या मगरों मेरे मायो नहीं जड़ी तू समझन नहीं है। अब मैं खुर्शाद दा मुंडा फिरे मुंह तेरा फिर पीछे पा गई मेरे। उधर मार चवले जाइए, चल चल बैग उठा के निकल जा अंदर। वो तो पीछे आ गई है भाई, वो नहीं छोड़ेगी। वो देखो उसकी बेगम लेने आई है उसे। चंगी नहीं है। वैसे इससे ये सबक मिलता है कि बंदा हो बेशक मुल्क हो, अगर आप किसी चीज का खौफ सर पे सवार कर लेंगे तो वो वाकई आपके लिए खौफनाक बन जाएगा। और बतख भी शेर लगने लग जाता है। चले अब अगली तस्वीर देखते हैं। ये क्या? पता नहीं ये पोस्ट बॉक्स का गैस सिलेंडर बनाया हुआ है या सिलेंडर का पोस्ट बॉक्स बनाया हुआ है, तुम बताओ। नहीं नहीं, ये गैस सिलेंडर का पोस्ट बॉक्स बनाया गया है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स का महकमा भी नहीं चल रहा और गैस भी सिलेंडरों में से खत्म हो गई है। इन्होंने आपस में अंजुमने बकाए बाहमी बना ली है। और ये जिस घर में बॉक्स लगा हुआ है ना, इनके बच्चे इंग्लैंड होते हैं। अच्छा। इन्होंने फोन पे बच्चों को बताया कि बेटे इधर तो गैस खत्म हो गई है। अब वो खत में गैस बेचते हैं। हाँ हाँ, प्लास्टिक के लिफाफे में आ जाती है गैस। अल्लाह माफ करे, जो गैस और पेट्रोल के हालात है ना, मुझे लग रहा है कि चंद सालों बाद पेट्रोल पंपों पे भी जूस बिका करेगा। बच्चे जाया करेंगे गिलास लेके परवाने के लिए, और पेट्रोल पंप वाला पूछेगा बेटे मैंगो या ऑरेंज? मीटर चेक कर लो, फिर ना कहना 10 रुपए में गिलास नहीं पड़ा। चलो शाबाश। अच्छा अजीज साहब, पेट्रोल से रिलेटेड हमारे व्यूअर ने एक कार्टून भेजा है, वो भी देखें जरा। अजीज साहब ये पेट्रोल का कैन देके लड़की को प्रपोज कर रहा है, शादी के लिए कह रहा है। हाय हाय हाय, विल यू मैरी मी? ओह इट्स ब्यूटीफुल, यस यस। इस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है ना, अभी तो बताते हैं ना भाई जी लड़के का पेट्रोल पंप है माशाल्लाह, जहाँ शादी की है बच्ची की। आगे जाके बताया करेंगे भाई जी लड़का जब भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है पूरा 2 लीटर डलवाता है, बड़ा अमीर है बच्चा। अच्छा चले अभी पेट्रोल का पीछा छोड़ते हैं और ये वीडियो देखें। ये क्या हो रहा है जी? अजीज साहब ये बाइक के टायर के साथ झूला चलाने लगे हैं, टेक्निकल सी वीडियो है। अच्छा। आहा हा। अभी वो रेस देगा ना बाइक को तो वो और ज्यादा तेज हो जाएगा झूला। अच्छा जी जी। वाह वाह वाह। ये देखें, आहा ये हा देखें हा, और हाय, ये हाय, देखें। हाय मेरे माल का, वो एक अंग्रेजी बाल डुल गया। ये स्लो मोशन में देखें अजीज साहब वीडियो। ओए ओए ओए, कितना खतरनाक गिरा है यार। बिल्कुल। आहा हा आहा हा। और तेरे सदके जाऊं, ये देखो जो गिरा कैसे नशे ले रहा है। ये देखें। ऐला भाड़। लो जी, इस वीडियो से 2 बातें साबित होती हैं। एक ये कि अंग्रेज या तो बहुत अक्लमंद होता है या बिल्कुल अंग्रेज होता है। और दूसरी बात यह कि जब कोई झूले के खुमार में मस्त हो जाता है ना, तो उसे उस वक्त ही होश आती है जब वो पटखनी गा के गिर जाता है बेचारा। यहाँ में लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये अमेरिका मोहतरम साहब बहादुर ने पाकिस्तान के कान मरोड़ने के लिए देखो ये हाफिज सईद साहब वाला क्या मजाया शोशा छोड़ा है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ आई थिंक इंतहाई भोंडा किस्म का 1 अप्रैल जोक है। यानी एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के इंतहाई पुराबाद शहर के एक इंतहाई कंजस्टेड इलाके में एक मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, जलसों से खिताब करता हो, टॉक शोज में बैठा हो
हर रोज दूसरे दिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हाफिज साहब बैठ के बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल। उस शख्स के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर दी गई। और उस शख्स के बारे में इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा है, उसको एक ऐसे शख्स के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है जो गारों में, जंगलों में, पहाड़ों में रूपोश है। यार मुझे तो ये अमेरिका की बात सुन के उस वक्त से ये ख्याल आना शुरू हो गया कि ये जो चमुर्जी जैसा गुंजान चौक है जहां हाफिज साहब होते हैं 24 घंटे, वो कहीं जंगल तो नहीं है? उस चौक में कहीं शेर तो नहीं रक्शे पे बैठ के आता सिगरेट लेने के लिए? या चीता जो है वो टैक्सी को हाथ दे के कहे कि भाई जी 1 मिनट जरा हिरण के पीछे जाना है, कितने पैसे लगोगे? या हाथी किसी सर्विस स्टेशन पे जाके कहता है कि भाई जी ये सुंड में पानी भरने के कितने पैसे लगोगे? हद हो गई है यार। जनरली इसको इस अंदाज में एनालाइज किया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये हिंदुस्तान के दबाव में आकर अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव में लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बताया है, ये जताया है कि तुम्हें दबाव में लेने के लिए मुझे किसी जवाब की जरूरत नहीं है, कोई बहाना तराशने की भी जरूरत नहीं, मैं जब चाहूं जिस तरह चाहूं तो मैं दबाव में ले सकता हूं। वरना अगर पाकिस्तान को दबाव में लेना होता तो किसी बेहतर अंदाज में पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता था। बेसलेस बात है ना, इतना भोंडा जवाब। अच्छा ये तो आम बात है ना कि पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए अमेरिका ऐसे कर रहा है। मुझे तो ईमान से लग रहा है कि अमेरिका खुद दबाव के नीचे आता जा रहा है जो इस तरह की फजूल हरकतें कर रहा है। ये बात सिर्फ तुम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी अखबारात ने ये खुलकर लिखा है, बीबीसी ने लिखा है कि ये बिल आखिर अमेरिका हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान को खुश करने के लिए ये हमाकत की गई। हाय 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 हाय, यानी ये जो मैं कह रहा हूं यही बीबीसी और अमेरिकन अखबार कह रहे हैं? जी दसो यार कितने घटिया ये अखबार यार, मैं तो इनको बड़े अच्छे अखबार समझता था। तुम खुद को घटिया कह गए हो। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं। इतने पैसे लगा के इन्होंने ये अखबार निकाले हुए हैं तो बात वही कर रहे हैं जो ये मुफ्त चौकों में खड़ा होकर कर रहा है। और तुम अमेरिकी हुकूमत का जरा पलटा देखो कि एक दिन उन्होंने ये $1 करोड़ उसके हेडमनी का ऐलान किया है, उसके 2 दिन बाद ही पलटा मारते हुए ये कह दिया कि नहीं, हमने सिर्फ हाफिज सईद के सर की कीमत नहीं मुकर्रर की, हम ये चाहते हैं कि बंबई बम धमाकों में मुलव्विस होने का, अगर हाफिज सईद के मुलव्विस होने के किसी के पास शवाहिद मौजूद है तो उसके लिए $1 करोड़ की ये इनामी रकम है। इसके मतलब तो दूसरे लफ्जों में यही हुआ ना कि इस वक्त तक आपके पास कोई शवाहिद, कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। अगर आपने ये फैसला बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के किया है तो क्या आपकी तहजीब, आपका कानून, आपकी अखलाकियात ये इजाजत देती हैं कि बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के आपने एक शख्स को दहशतगर्द और टेररिस्ट और कातिल और न जाने क्या क्या करार दे दिया? ये इनकी तहजीब, इनकी पॉलिसियां, इनके कवानीन सिर्फ अपने लिए होते हैं। खुद तो ये ऐसे नामराद है अमेरिकन, जब तक किसी के ठोस शवाहिद ना इनके पास आ जाए उस वक्त तक उसको ये पूछ नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते। उधर तुमने सुना नहीं हुआ कि उधर जब कोई बंदा कुछ डकैती करता है या कहीं चोरी होती है या कत्ल होता है, जब तक पक्का साबित ना हो जाए कि ये वाकई कातिल है या चोर है या डकैत है, उस वक्त तक उसे ये पकड़ नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि पलटा कितना दिलचस्प है उनका। उन्होंने कहा है कि हम तो ये चाहते हैं कि हाफिज सईद साहब कानून का सामना करें। ओ खुदा के बंदो, हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने बरी किया है। लाहौर हाई कोर्ट 6 माह तक वहां पर केस चलता रहा है। जो कुछ हुकूमत के पल्ले में था, जो कुछ हुकूमत की गठड़ी में था, वो अदालत में पेश किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 माह तक केस चलता रहा और जब तमाम जो कुछ हुकूमत के पास था वो अदलिया के, अदालत के गोश गुजार किया है, उसके बाद अदालत ने एक आखिरी मौका हुकूमत को दिया है कि अभी भी आप जो कुछ आपके पास है कि आप ये साबित होता है कि हाफिज सईद साहब किसी दहशतगर्दी की वारदात में मुलव्विस हैं, तो आप अदालत के रूबरू पेश करें। फिर एक ऐसी इन कैमरा वहां पर हेयरिंग हुई है जिसमें हाफिज सईद के वकील को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, AK डोगर को बाहर निकाल दिया था। और ये जो मौजूदा गवर्नर पंजाब है, इन्होंने हाफिज सईद साहब के खिलाफ बाकायदा सबूत पेश किए हैं, जो भी सबूत थे जिनको अदालत ने मुस्तरद किया है। वो इन कैमरा सेशन था सुप्रीम कोर्ट का। इससे ज्यादा कानून का एहतराम, कानून के सामने अपने आप को हाफिज सईद किस तरह पेश करें। अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं कोई भारतीय जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में आकर इस सारे वाकये की तहकीकात कर ले और मेरे उसमें मुलव्विस होने के सबूत
सबूत पेश करे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, अमेरिकी अदालतों का सामना करने के लिए तैयार और हूं, क्या चाहिए? एक मुहज्जब शहरी और किस तरह अपने आप को अदालत के और ये जो कानून के सुपुर्द कर सकता है। यार अगर हमारे मुल्क की आला अदालतों ने यह साबित कर दिया, फैसला दे दिया है कि ये बेगुनाह है, ये बिल्कुल बम्बे धमाकों में मुलव्वस नहीं है, तो फिर ये अमेरिका कौन होता है? हमारी अदालतें क्या अंदर कमरों में बैठ के अमरूद बेच रहे हैं? वो भी फैसले कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से बेहतरीन जज अंदर बैठे मैं हुए हैं। इसीलिए कहता हूं ना कि अमेरिका के इस इकदाम के पीछे मुझे एक साजिश से ज्यादा उसकी रौनक नजर आती ऐसा ही है है। कि पाकिस्तान को दबाव में लेने के लिए मुझे किसी किस्म के जवाज की, किसी किस्म की कोई तफसील बताने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया वो कानून है। बिल्कुल। और 4 साल बाद उसे याद आया कि ओहो, इनके तो सर की कीमत 1 करोड़ रुपया लगानी चाहिए थी। अब देखो ना कि 2008 में ये वाकया पेश आता है और आज 4 साल बाद आके आप उनके सर की कीमत मुकर्रर करते हैं। क्या इतनी देर तक आपका कोई अदालती कमीशन था जो इस सारे मामले की तहकीकात कर रहा था? क्या कोई कमेटी थी, कोई ट्रिब्यूनल था जिसके फैसले के बाद अचानक आपने इस मोड़ पर आकर ये ऐलान कर दिया? कुछ भी नहीं। या हाफिज सईद ने कोई 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले या इन दिनों में कोई दहशतगर्दी की कोई वारदात की है जिसके बाद अचानक आपको ये ख्याल आया? इन दिनों तो एक ही वाकया हुआ है और वो है दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जलसे। उससे इनको आग लगी हुई है ना कि ये क्या हुआ है, ये नेटो सप्लाई हमारी बंद करा रहे हैं हाफिज साहब। भाई हाफिज साहब पाकिस्तानी है, वो अपने मुल्क की, अपनी धरती की मोहब्बत में जो करना चाहेंगे वो करेंगे जरूर। अपने मुल्क के दफा के लिए वो क्यों ना कुछ करें। और मैं ये समझता हूं कि यही वो मरहला है जब पूरी कौम को यकजान होकर ये मैसेज देना चाहिए कि ये हाफिज सईद का मसला नहीं है, ये हमारी नेशनल इंटेग्रिटी का मसला है। हाफिज सईद की फिलॉसफी से, उनके नज़रियात से, उनके ख्यालात से कई लोगों को इख्तलाफ हो सकता है और उनको ये इख्तलाफ रखने का, इख्तलाफ करने का हक हासिल है। लेकिन ये यानी एक अंधे शख्स को भी नजर आता है कि इस बात के ताने बाने कहीं और मिलते हैं। यार ये तो तुम इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बता रहे हो, सारे पाकिस्तान की आवाम को इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के फजल से हाफिज साहब खुद ये बड़े आराम से मसला हल कर सकते हैं। अच्छा। हाफिज साहब को चाहिए कि किसी दिन ओबामा को कहें कि इधर आओ बेटे बात सुनो, जब वो पास आ जाए उसे कानों से पकड़े, जोर से छांट के किसी बच्चे से कहेंगे बेटे ये रस्सी पे डाल दो। जब ओबामा बिल्कुल खुश्क होकर रस्सी से उतर के हाफिज साहब के पास आए तो उसे कहें इधर आ बेटा, चलो दौड़ो। हाफिज साहब ने कल ये कह दिया है ना, ये कह दिया हाफिज साहब ने, चलो दौड़ो। होए 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 यार देखो मेरी और हाफिज सईद साहब की सोच कितनी मिलती है यार। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हो तुम। यार हाफिज सईद साहब के सिर की कीमत अमेरिका ने 1 करोड़ डॉलर लगाई है। मेरा तो सिर भी बड़ा बड़ा है, मेरी तो 4-5 करोड़ लगाएगा। यार ये जो मैंने बात कही है ना, ये काट देना तुम्हारी मेहरबानी। डर गया हो? अमेरिका से नहीं मैं डरता, मैं तो हाफिज साहब से डर रहा हूं, कहीं वो ना मुझे छितर मारे हो। तुम मेरे साथ मिल रहे हो, बदतमीज आदमी। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बड़े अजीम और पढ़े लिखे आदमी हैं हाफिज सईद साहब। और यार इसमें बहस करने वाली क्या बात है बाबा? हर बात को तुम जबरदस्ती पकड़कर घसीट कर तू मैं बना के रख देते हो। मैंने तुम्हें, हम बल्कि एक ही बात कर रहे हैं। हाँ। तुम भी मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे, एक ही बात कर रहे नहीं, हैं। मैंने कभी भी नहीं तुम्हारे साथ मिलके एक ही बात और फजूल बात कर रहे हो। और मतलब सिर्फ ये है कि तुम भी तो ये कह रहे हो ना कि जरूरत से ज्यादा नसीहतें नहीं करनी चाहिए। और मैं भी एक इन वन वे और दी अदर एक ही बात कर रहे। मैं भी इस बात से, तुम्हारी इस बात से इतना इस हद तक मैं एग्री करता हूं कि नसीहत करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है। अपने बच्चों को या जहां पर भी हमें कोई काम की बात हो कर देनी चाहिए, लेकिन नसीहतों की बुछाड़ से गुरेज करना चाहिए। हर तुम ये वक्त बात, ये नसीहतें करते रहना चाहिए। हाँ नहीं हर वक्त ना? नहीं करते रहना चाहिए। इसका शेड्यूल होता है, जैसे बंदा फैमिली डॉक्टर से लिखवाता है ना शेड्यूल दवाई का, इसी तरह फैमिली दादी से या फैमिली बुजुर्ग से इसका शेड्यूल लिखाना चाहिए। 2 नसीहतें सुबह, 1 नसीहत दोपहर, 1.5 नसीहत शाम। और नुस्खे के नीचे लिखे होना चाहिए कि नसीहत की ज्यादा मिकदार से परहेज करें
और नसीहतों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हर बात को इसी तरह मजाक में उड़ा देता है। इसका मतलब है कि हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे और घंटों के 60 सेकंड आपको अपने बच्चों को और जिस शख्स से आप मिलते हैं आपको वाजो नसीहत करते रहना चाहिए। ये मतलब है तुम्हारा? यार तुम 24 घंटे कहते हो, मैं कहता हूँ 48 घंटे नसीहत करनी चाहिए। ओ भाई, नसीहत का एक ढंग होता है, एक तदब्बुर होती है, हिकमत होती है बात करने की। आप हर एक को हर वक्त नसीहत कर करके उसको इरिटेट कर देते हो, वो आपकी नसीहत पर फिर कान नहीं धरता। और यार हिकमत से तदब्बुर से ही करनी चाहिए नसीहत। मैं कब कह रहा हूँ कि बच्चे लेकिन अगर वही कह रहा हूं ना, अगर जरूरत से ज्यादा नसीहत करोगे तो बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बात में क्यों वजन नहीं जरूरत से रहता। ज्यादा यार मजाक उड़ाएंगे? हर वक्त बच्चे जहां पे गलत हैं, जहां पे कोई उनको नसीहत की जरूरत है, फौरन करें। और ढंग से करो, ढंग और से ढंग करो। से यार और कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि बच्चों कंट्रोल्ड को होनी करें चाहिए, बेटे, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बेटे फजूल बातें का फिर बेटे कोई झूठ मजाक। नहीं बोलते। अच्छा फर्ज करो, बेटे इसी तरह- पानी इसी दाएं तरह- हाथ से पीते हैं। अजीजी अब साहब, बताना चाहिए ना, ढंग से बताना चाहिए ना, सलीके से तदब्बुर के साथ बात करनी और सबसे चाहिए ज्यादा- और अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाकर करना हाँ। चाहिए। अगर तुम हर वक्त रट्टे रटाए जुमले बोलते रहोगे तो तुम्हारा मजाक ही उड़ेगा ना। रटे रटाए जुमले ही होते हैं जो बुजुर्गों से चलते आ रहे हैं। नहीं अजीजी साहब, असल में उनके कहने का मतलब है कि आप जब बात करें तो आपकी बात में वजन रहना चाहिए। वजन किस तरह रहेगा? कोई जेबों में बट्टे डाल के बच्चों से बात की जाए, या सिर पे इट्टे उठा के कहेंगे बेटे ऐसे नहीं करते, या कहेंगे बेटा लोहे का चम्मच नहीं ओ भाई, बोलते मेरा बात बेटा। में वजन से मुराद तुम नहीं समझते, इतने तुम मासूम हो। बात में वजन से मुराद है कि बात को इफेक्टिव बनाकर पेश करना चाहिए ताकि दूसरे के दिल पर असर हो। तो अफेक्टिव बना के दिल पे असर करने वाली बात ही और करता हूं। दूसरे को आप सबसे बड़ा नुकसान ये होता है हर वक्त की बेजा नसीहतें करने से या नसीहतों की बौछार कर देने से। ये नुकसान होता है कि बच्चा या जिसको आप नसीहत कर रहे हैं वो आपकी बात से इरिटेट होना शुरू हो जाता और वो है। फिर- आप बजाय फायदे के उल्टा नुकसान करते हो और वो रिएक्टिव हो जाता है। वो कहता है अच्छा पर अगर ये बात है तो मैं ये काम करने पर मजबूर हूं। और तो यार हमारे बुजुर्ग ऐसे किया करते थे, हर वक्त खाने के वक्त खाने के हवाले से नसीहतें करते थे, पानी पीने के वक्त पानी पीने के हवाले से। लेकिन सियाने बुजुर्ग ये भी देखा करते थे कि नसीहत करने का अंदाज क्या होना चाहिए। तो अंदाज से ही बात करनी चाहिए। ये तो ठीक है बात तुम्हारी, मगर ये अंदाज ही का हिस्सा है कि जरूरत से ज्यादा हर वक्त की जो रोक टोक है, हर वक्त की जो बेजा नसीहत है, ये इरिटेट कर देती है, ये उल्टे नताइज लेके आती है सामने। और यार- सिर्फ इतना सा पॉइंट है, तुम जिद में आकर मेरी बात को डिनाई कर रहे हो और कोई दूसरा मसला नहीं है तुम्हारे साथ। अच्छा जी, बेजा नसीहतें नहीं करनी चाहिए, बजा नसीहतें करनी चाहिए। अगर पानी गिरा दिया ना बच्चे ने फर्श के ऊपर, तो बंदा कहे कि ये रहा फर्श सूख ले, फिर इसको नसीहत फर्श सूख ले नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जब बच्चे के हाथ से पानी गिरा है या उसने फर्श पे गिराया है, अगर उसके दोस्त उस वक्त उसके साथ बैठे हुए हैं तो तुम्हें उस वक्त नसीहत करने से या बच्चे को रोक टोक करने से अवॉइड करना चाहिए, बाद में बता देना। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को अगर उनके दोस्तों के सामने आप झाड़ेंगे या नसीहत करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन में बच्चे के दोस्त उसको वोट नहीं देंगे। ये क्या फजूल बात की है तुमने। या अगली लड़ाई जो होनी है अम्मी अबे की, वो अम्मी के साथ मिल जाएगा। नहीं बाकी ऐसे नहीं। यार खुदा के बंदे, सीधी बात बात है, तो तुम कहाँ से जानबूझ कहाँ के लेंगे? दानिस्ता तौर पर मेरी बात समझने से इनकारी हो और कोई बात नहीं है। कोई मैं अनकारी नहीं हूं। तुम्हारी सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि तुम बच्चों को खुश रखते हो सिर्फ इसलिए कि जब भाभी तुम्हारी बेइज्जती करे तो बच्चे तुम्हारा साथ दें। सिर्फ बात है। और कोई ये वजह नहीं है। मैं फजूल तुम बहस और कर रहे तुम्हें हो। और ये तो तुम कह ही सिर्फ नहीं है। इसलिए मुखालफत करते हो कि तुम्हें घर में अपनी इज्जत बेइज्जती का कोई एहसास ही नहीं है। तुम ये मंजिल पार कर चुके हो, इससे मावरा हो, इसलिए तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। बेइज्जती हो, इज्जत हो, बच्चे साथ। बहुत अच्छे। तुम्हारे ज़हन में ये है कि मैं घर में अब्बू की बजाय चाचा रखे वाला हुआ ना। मेरी तो कोई बिल्कुल इज्जत बेइज्जती पार कर गया वो, है ना। अजीजी साहब, उनके कहने का नहीं, मतलब घर आप के अंदर की नसीहत बात करें। कर रहा हूँ, ऐसे ज्यादा मजलूम ना बनो। घर के अंदर भी अल्लाह के फजल से मेरा एक रौब दबदबा है। बहुत रोब दबदबा मैं सैकड़ों दफा देख चुका हूँ अपनी आंखों से। तो ठीक है, इसमें फिर मशहूर करने वाली कौन सी बात। आप लोग दोनों टॉपिक से हट रहे हैं। नसीहत करनी चाहिए लेकिन कम करनी चाहिए ताकि उसका असर हो। कम मतलब क्या? को आधा कप नसीहत करनी चाहिए, या एक छोटी सुनियारे वाली तकड़ी रख लूं, उसमें तोड़ के छोटा बट्टा डाल के तो उसमें नसीहत करो। कम नसीहत है बेटे, मेरी इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरी तौबा, मैं कुछ भाई, नहीं बोल लोगों रही। को गिल्ट में मुब्तला नहीं करना चाहिए, लोगों को एहसास गुनाह में मुब्तला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। रोक टोक करते हुए, नसीहत करते हुए। वो जो किसी शायर ने कहा था ना, मैं अदालत की दस्तरस को मानता हूं मगर मैं क्या करूं, मेरे हर तरफ कटहरे हैं। यानी दूसरे लोगों को हर वक्त कटहरे में खड़े होने का एहसास नहीं करवाना चाहिए। पता नहीं कि किसी शायर का कहीं से शेर पढ़ बैठा हुआ को दाल सेवियां खा के नीचे से वर्के के ऊपर
और अब वो शेर याद करके तो उसी पे अमल कर रहा है। और भाई जी बच्चों को हर वक्त हर जगह पे टोकना चाहिए, नसीहत करनी चाहिए। जूं जूं बच्चा आपके सामने को गलत काम करता है, मैं तुम्हारी सारी बात से इत्तेफाक करता उसको हूं, नसीहत करनी मैं चाहिए। तुम्हारी सारी बात से इत्तेफाक करता हूं। ये बीच में से हर वक्त का लफ्ज निकाल दो। बस। नसीहत करनी चाहिए बट नॉट हर वक्त। हाँ, नॉट अगर ऑल द बच्चा टाइम। हर वक्त गलत काम कर रहा है तो फिर वक्त वक्त पे नसीहत की। फिर भी अगर बच्चा हर वक्त गलत काम कर रहा है तो हर वक्त नसीहत नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब घर में बैठ के सेंड में गाना चाहिए, शिकर दोपहरी पिपली दे थले मैं कीतियां ने नसीता है, शिकर दोपहरी पिपली दे थले। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? जवाब क्या देना है, मुझे नसीहत करो। क्या ये ऐसे नहीं करते बेटा, बंदा बुरा लगता है। बेटा नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। शुक्र है आज तो मैं जीत गया हूं। नाज़रीन, पेट्रोल क्राइसिस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर हैं हमारे साथ आज जनाब पेजा जी। आजा तेनू अखियां उडीकदियां जिवें बर्फी नू मक्खियां उडीकदियां, आजा तेनू अखियां उडीकदियां जिवें स्टार प्लस नू सखियां उडीकदियां, आजा तेनू अखियां उडीकदियां जिवें हासे नू वखियां उडीकदियां, आजा तेनू अखियां उडीकदियां ये क्या कर रहे जिवें हो? गर्मियां नू पखियां उडीकदियां। पेजा जी क्या कर रहे हैं यार ये आप? सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मैं असल में गाहक को देख रहा हूँ। अच्छा, क्यों गाहक कम हो गए? कुछ भी नहीं रहा हुजूर। पहले लोग कहते थे कि हमने पेट्रोल की कीमत से अक के गाड़ियां सीएनजी पे कराई थी, फिर सीएनजी भी महंगी हो गई तो हमने सोचा वापस पेट्रोल पे करवा ले। अब पेट्रोल की कीमत बिल्कुल ही छत नाल जा लगी है। अब कहते हैं कि भाई जी क्या करें, चिकड़ पे करा ले। मुझे तो एक मेरा दोस्त कह रहा था कि यार अल्लाह करे बरसात शुरू हो, सड़कों के ऊपर फिसलन हो जाए, गड्डी फिसल के मंजिल पे पहुंच जाए। मैंने कहा जा दफाओ, हमारे रोजी रोटी के दुश्मन। पहले ही पेट्रोल पंप ऐसे खाली पड़े हुए हैं जैसे पेट्रोल पंपों पे किसी ने आंसू गैस के शेल मारे हुए हैं। यार जाने दो पेजा जी, तमाम पेट्रोल पंप्स उसी तरह भरे हुए नजर आ रहे हैं। और जी रश होने की कोई और वजह है, पेट्रोल डलवाने में तो हमें आधा को मिनट ही लगता है, मगर उसकी पेमेंट वसूल करने में और फिर पेमेंट गिनने में बहुत टाइम लग जाता है। क्या मतलब? और जब मोटरसाइकिल वाला जब 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो 70-75 रुपए तो उसकी जेब में से निकल आते हैं। फिर रुपया करके बेचारा कभी जराबों में से निकालता है, कभी टोपी की वाट में से निकालता है, कभी बेचारा किसी जेब को उल्टा करके उसमें से ठियानी निकालता है। अब 103 पूरे करते करते बड़ी मुश्किल पेश आती है। 103? हाँ जी, अभी तो जरदारी साहब ने 2 रुपए वापस ले लिया, वरना आधा घंटा मजीद लगता था। बेचारों को ठंडियां चवनियां भी देनी पड़ती हैं। हाँ जी, ये तो अभी की सूरत हाल बता रहा हूँ। और जिस तरह पेट्रोल की कीमतें चढ़ रही हैं, हमारे पेट्रोल पंप के मालिक ने तो एक नया पैकेज भी सोच लिया हुआ है जो इंट्रोड्यूस करवाना है। अच्छा, हाँ जी, पुराने कपड़े पे, नायलन की जुतियों पे, पुराने लोहे पे, अखबारों की रद्दी पे भी पेट्रोल डाला करेंगे। हमारा मालिक कहता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, आप यकीन करें, एक गाड़ी वाला हमारे पास पेट्रोल डलवाने के लिए आता है, उस बेचारे ने गाड़ी के अंदर से सारी चीजें उतार उतार के हमें दे दिया पेट्रोल डलवाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, पहली दफा उसने टेप रिकॉर्डर उतार के टैंकी फुल कराई थी, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बेचारे ने सीटें उतार उतार के हमें दी, उसका पेट्रोल डलवाया। आखिरी उसने मेरा ख्याल है आधा लीटर पेट्रोल लाइटर उतार के दिया था तो डलवाया। अभी कल परसों आया हुआ था, मैंने गाड़ी के अंदर झांक के देखा तो स्टीयरिंग के पास स्टूल रख के उसके ऊपर बैठ के गाड़ी चला रहा था। अब तो जितनी कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की, लीटर 2 लीटर वाले जमाने गए। अब तो मालिक हमारा कहता है कि पेजे शहजादे, ये नोजले उतार के पंप की इधर ड्रॉपर रख लो, जो गाड़ी पेट्रोल डलवाने आए ड्रॉपर भर के उसकी टैंकी में अल्लाह शाफी अल्लाह काफी कह के 15-20 कतरे डालो और पेमेंट वसूल कर लो। अगर उसे आराम आ गया तो अगली दफा भी आ जाएगा, वरना किसी और डॉक्टर को दिखा लेगा। कितने का नोट दिया था आपने?
नहीं, आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं। भेजा जी, आप ये नित नए पैकेज ना अनाउंस करें, अपने मालिक से कहें कि आवाम का थोड़ा सा ये ख्याल कर लें कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो पेट्रोल जखीरा ना किया करें, सेल ना बंद किया करें। हाँ जी, ये बात पंप के पिछले मैनेजर ने मालिक से की थी। अच्छा। वो आजकल डांग पे गुब्बारे बांध के बेचता है। क्या मतलब, निकाल दिया था उसे? हाँ जी, निकाल भी दिया था और उसे हल्के हल्के ठुड्डे भी मारे थे और उस पे छोटा सा पर्चा भी करा दिया था। पर्चा किस बात का? पेट्रोल चोरी का और माशरती अलूम का। अच्छा पेजा जी, आपको इस बात का एहसास है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की आड़ में हर चीज की कीमत बढ़ा लेते हैं लोग? जी जी, कितने का नोट दिया था आपने? सॉरी, जो आप बात पूछ रही है ना वो बिल्कुल ठीक पूछ रही हैं। ये सारे लोग ही कीमतें बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पंप के पास जो हलीम वाली रेडी वाला खड़ा है, 3-4 दिन से उसने भी फी प्लेट 10 रुपया बढ़ा लिए हुए हैं। अच्छा। अब उससे बंदा पूछे कि तुम क्या हलीम को मोबाइल का तड़का लगाते हो या प्याज पेट्रोल में भूनते हो? तुमने किस लिए 10 रुपया बढ़ा लिए हो? अच्छा पेजा जी, सीएनजी के हालात भी बहुत खराब है। हाँ जी, सीएनजी की हालत भी बड़ी खराब है और मेरे नाना जी की हालत भी बड़ी खराब है। अल्लाह आजकल खैर करे। बीमार हुए हुए अल्लाह हैं। ताला सीएनजी की तो ये हालत है जी कि लोग जब बेचारे सीएनजी की लंबी लाइन देखते हैं तो पेट्रोल वाली टैंकी की तरफ आती हैं। जब टैंकी के मीटर से पेट्रोल का रेट देखते हैं तो वापस सीएनजी की लाइन की तरफ जाते हैं। वो 6-7 गाड़ियां और बढ़ गई होती है। फिर बेचारे वापस पेट्रोल पंप की लाइन पे आके बटुआ निकाल के पैसे गिनते हैं, थोड़े होते हैं। फिर सीएनजी की लाइन की तरफ आते हैं, वो 10-15 गाड़ियां और बढ़ चुकी होती है। फिर बेचारे उधर आधा पौना घंटा खड़े होके अक के पेट्रोल वाली लाइन की तरफ आते हैं। उतनी देर में पेट्रोल 2 रुपया और बढ़ गया होता है। बड़ी बुरी हालत है जी गाड़ियों वालों की। बेचारे हमारे पंप पे ही गाड़ी सज्जे खब्बे कर करके 2-2.5 लीटर पेट्रोल साड़ लेते हैं। कितने का नोट दिया था आपने? जरा जल्दी जल्दी इंटरव्यू कर ले, मैंने पंप पे वापस जाना है, मेरा मालिक पंप पे नहीं है। मालिक कहाँ है? वो गिरफ्तार हो गया थाने है। अच्छा, क्यों? गैस चोरी करते हुए, और उसने कोई रेंटल पावर प्लांट तो नहीं लगाया हुआ। उसने मुझे मैसेज भेजा है, पेजे आज की सारी सेल लेके फौरन थाने पहुंचो, वरना आज फिर मुझे छितर पड़ेंगे। छितर? हाँ जी, कल भी पुलिस वालों ने उसको बड़े छितर मारे हैं। बेचारा बहुत बहुत ऊंचा रोया है। क्यों? जाहिर है दर्द हुई है, और कोई छितर मारने से पहले सुन करने वाला टीका तो नहीं लगाते। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।